अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, सिंपल से अगर आप इसे समझना चाहते हो तो देखो, जिस तरीके से हम लोग अभी तक का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल के आ रहे थे ना, जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हुए आ रहे थे, सेम उसी तरीके से हमें आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकालना होता है। ऐसा आप कह सकते हो, अगर रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है या फिर अगर आयनिक रिएक्शन है तो उसके लिए जो कांस्टेंट या उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया जाएगा उसे ही क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट। और अगर आप उसे एसिड के लिए फाइंड कर रहे हो तो बोलोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, और अगर बेस के लिए निकाल रहे हो तो बोलोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, या फिर अगर वाटर के लिए निकाल रहे हो तो बोलोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, जो कि KW होता है। एंड वो चीज़ हम पहले ही कर चुके हैं। देखो यहाँ पे ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का साइन ही चलेगा के, पर क्योंकि ये चीज़ हम वीक एसिड के लिए कर रहे हैं तो इसीलिए क्या लगेगा, स्मॉल है। जहाँ से क्या बन जाता है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। अच्छा, वीक एसिड ही क्यों, तो ये चीज़ भी हम डिस्कस कर चुके थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, उनका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो बहुत ही वीक नेचर का होता है, इसीलिए बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। और इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी इक्विलिब्रियम रीच नहीं कर पाता। जबकि वीक एसिड और वीक बेस के में क्या होता है, उनका जो कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल होती है। और बाकी आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, वहीं वीक एसिड या वीक बेस 5% से भी कम डिसोसिएट होते हैं, जो कि आपकी NCERT बुक में ही लिखा हुआ है। फिलहाल देखो ज़रा, के हमको निकालना है तो हम एक वीक एसिड पकड़ लेते हैं, फिलहाल के लिए उसको HA ही मानेंगे। HA मेरा क्या है, वीक एसिड है। इसको कहाँ डाला, पानी में। पानी में डालने के बाद क्योंकि वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम तो आएगा। क्या होगा, वीक एसिड है ना, एसिड है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। और अगर एसिड है तो क्या करेगा, प्रोटॉन को लूज़ करेगा ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, A- बन जाएगा। और H2O यहाँ एक्ट करेगा बेस की तरह, और बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो जो HA ने रिलीज़ किया वही H2O ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि बना दिया इसने हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक, HA का ये क्या है, अगर HA एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर H2O बेस है तो H3O+ इसका क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। एंड इसके लिए अगर मैं आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने को बोलूँ तो आप बोलोगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो जब मैं आपसे KA लिखने को बोल रहा हूँ तो वो भी आपको सेम ही काम करना है, यानी कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ठीक, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। H2O का कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि H2O लिक्विड है, और अपने जो मेन रिएक्टेंट हैं उनके कंपैरिजन में लिक्विड या सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत ही कम चेंज होता है। बहुत बार बात कर चुके हैं इस बारे में कि हमें कभी भी सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लेना होता है, उसको 1 मान लेना होता है। वहीं एक्वस और गैस के कंसंट्रेशन को ही हम कंसिडर करते हैं। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई है मतलब आपको के निकालना आ गया है, ठीक है, के निकालना आपको आ गया है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए, KA का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, यानी कि एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का होगा। कहने का मतलब जितना के ज़्यादा यानी कि उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बात आप फॉर्मूले से देख के भी कह सकते हो। के का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, जब इस पूरे पार्ट का यानी कि न्यूमरेटर का वैल्यू ज़्यादा होगा। और न्यूमरेटर का वैल्यू कब ज़्यादा होगा, जब जो मेरे प्रोडक्ट है इनका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगा। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कब ज़्यादा होगा, जब एसिड जो है थोड़ा ज़्यादा डिसोसिएट हो, कंप्लीट नहीं थोड़ा ज़्यादा डिसोसिएट हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और बाकी अगर आप NCERT PDF से या फिर बुक से देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी यही सेम बात लिखी हुई है। तो ये हो गया पूरा का पूरा।
और ये जो बोला मैंने कि हायर द वैल्यू ऑफ के क्या होगा, हायर द या फिर स्ट्रॉन्ग द एसिड। एक चीज़ यहाँ पे आपको अभी भी देखनी है और वो है आपका एक नई टर्म यहाँ पे देखने को मिलेगी और वो होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक नई टर्म देखने को मिलेगी, क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन बता के कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है, वैसे ही समझना। अभी तक हम क्या देख रहे थे, कि कोई रिएक्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन पहले इतना था और अब उसमें से कुछ पार्ट टूट के वो इतना हो गया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं आपको, वही HA वाला एग्जांपल लेते हैं, HA प्लस H2O इक्विलिब्रियम विद H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ठीक है। ये बात क्लियर है कि नहीं, ये रिएक्शन हमको पता है। एग्जाम्पल मान रहा हूँ, एग्जाम्पल, हाँ, कि इनिशियल कंसंट्रेशन है 5 मोल, ठीक, 5 m। वाटर का तो कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, रहने दो। इनका इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगा क्योंकि अभी तो रिएक्शन हो ही नहीं है। फिर मैंने ये बोला कि टी टाइम बाद 5m में से 3m टूट गए, यानी कि बाहर क्या बोलता है, डिसोसिएट हो गए। इसका भी तो नहीं लेना होता है हमको वाटर का, यहाँ पर भी। अब दिमाग लगाओ, अगर 5 में से यहाँ 3 गए हैं तो ऑब्वियसली यहाँ 3 बन गए होंगे ना, यानी कि इसका भी कंसंट्रेशन 3m, इसका भी कंसंट्रेशन 3m। कैसे कह पाता हूँ मैं ये बात कि अगर 3 यहाँ से गए तो 3 ही बनेंगे, यहाँ पे 6 क्यों नहीं बनेंगे, 9 क्यों नहीं बनेंगे, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से, ठीक है ना, स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से। अगर तुम इस रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री देखो तो वो क्या कह रहा है कि 1 मोल HA 1 मोल H2O के साथ रिएक्शन करके 1 ही मोल H3O पॉजिटिव और 1 ही मोल E नेगेटिव देता है। तो अगर यहाँ से 3 मोल गए, इसके भी 3 मोल गए, तो यहाँ भी 3 मोल बनेंगे। अगर यहाँ मान लो 2 होता तो यहाँ 6 बनते, यहाँ 3 होता तो यहाँ 9 बनते, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आती होगी क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, 5 में से गया 3, 2m बचा यहाँ, और यहाँ जोड़ कर 3m बचा। खैर ये बात, जो चीज़ अभी तक हम करते आ रहे थे वो हम कुछ इस तरीके से करते आ रहे थे, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आता है इनके बीच में, वो बोलता क्या है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपल सी बात कहता है, तो मुझे पूरा मत बताओ, 5 मोल जितना भी दिया हो, इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू जितना भी, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस ये बताओ कि 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होना है, क्या 1 मोल में से कितना डिसोसिएट होना है, वही मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहलाएगा। और जितने मोल टूटेंगे उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे मतलब, देखो HA था शुरुआत में 5m, इसमें से 3m गया ना, मानते हो ये बात। एक बार जब मुझे बताओ, अगर 5m में से 5 मोल में से 3 मोल HA चले गए तो 1 मोल HA में से कितना गया होगा, बोलो ज़रा। बाय द वे मैं मोल भले ही कह रहा हूँ पर मैं यहाँ कंसंट्रेशन की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोल जो होता है वो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। रियलिटी में या कंसंट्रेशन की ही बात हो रही है। तो 5m कंसंट्रेशन में से 3m कंसंट्रेशन चला गया, ठीक है। तो 1m में से कितना गया होगा 3/5 विच इज़ कितना 0.6, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो 0.6 है, ख़त्म, ठीक। कितना है, 0.6 है। अगर 1 मोल में से 0.6 जा रहा है तो 5 में से कितना जाएगा, इंटू 5 कर लो, 3 आएगा आंसर। और देखो उतना ही यहाँ भी गया था। बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिर्फ 1 मोल की बात करता है, 1 मोल में से कितना टूटा, पूरे में से मत बताओ, 1 मोल में से कितना टूटा। तो मैं दोबारा ये चीज़ लिखने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एग्जाम्पल देख के पहले ही करवा चुका हूँ। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन, अब मैं 5 नहीं मान रहा हूँ, C मानूंगा, इसका छोड़ दो, 0 0, ठीक है। ये क्या है अपना
इनिशियल कंसंट्रेशन है। बढ़िया। अच्छा, 1 मोल में से टूटा तो अल्फा कहलाएगा, सी मोल में से टूटा तो कितना कहलाएगा, सी अल्फा। वही किया था हमने, ठीक। 0.6 जो निकल के आया ये सिर्फ अल्फा था, और 0.6 इंटू 5 जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये मेरा क्या है, सी अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको वही लिखना होता है। बात क्लियर है। 1 मोल में से अल्फा टूटता है तो सी मोल में से कितना टूटेगा, सी अल्फा। सिंपल सी बात है। ऐसा मानो कि 1 मोल में से 0.6 मोल टूट रहे हैं तो 10 में से कितने टूटेंगे, 0.6 इंटू 10। इंटू 10 क्या है, ये सी ही तो है, और क्या है, ठीक। यहाँ पर छोड़ दो। हाँ, जितना यहाँ टूटा है उतना ही यहाँ बनेगा, ज़रूरी नहीं है, पर स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से हर जगह 1-1 मोल ही है, तो उस हिसाब से जितना टूटा है उतना ही बन जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, और इसको निकाल लो एंड में कितना आ रहा है इक्विलिब्रियम पे। सी में से सी अल्फा चला गया तो कितना बचा, सी माइनस सी अल्फा। यहाँ सी अल्फा ही बना है, ठीक है, आसान। तो अब जरा रिएक्शन के लिए के लिख के बताओ। के क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, HA। अब जो इनकी वैल्यूज जो पुट करी जाएंगी वो ये होंगी, क्योंकि ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे ही होता है, तो वैल्यूज भी किसकी जाएंगी, इक्विलिब्रियम की ही जाएंगी। तो ध्यान रखो आप जरा, ए नेगेटिव का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। H3O पॉजिटिव का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। और HA का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन कितना है, सी माइनस सी अल्फा, ठीक। तो सारी वैल्यूज डाल दो, के ए इक्वल टू कितना, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। क्या बन गया ये, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना, सी माइनस सी अल्फा, बेसिकली सी 1 माइनस अल्फा, और ये सी से एक सी कट गया। तो कहने का मतलब ये है कि के ए का कितना आ गया आपके पास वैल्यू, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखो कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा कि अल्फा इतना ज़्यादा छोटा होगा, इतना ज़्यादा छोटा होगा कि सिर्फ 1 से माइनस करके भी हमें नियरली 1 ही आंसर मिलेगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, कभी कभी आपको सी का वैल्यू 5 या 10 नहीं, ऐसे ऐसा देगा, 0.0002 मान लो, ऐसा दे दिया। अब तुम खुद सोचो, जब इनिशियल कंसंट्रेशन ही 0.0002 है तो उसका अल्फा कितना छोटा होगा, दिमाग लगाओ एक बार, कितना ही छोटा इसका अल्फा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे केसेस में जो अल्फा होता है उसका वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते हैं। इतनी बात सिंपल। बाय द वे आपको एक बात बताना भूल गया कि परसेंटेज डिसोसिएशन में कोई चीज़ होती है, इसमें लॉजिक सिंपल है, जितना अल्फा आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, ठीक है ना। अल्फा होता क्या है, जितना कंसंट्रेशन चला गया, या फिर कह सकते हो जितना पार्ट डिसोसिएट हो गया, डिवाइडेड बाय जितना इनिशियल कंसंट्रेशन था। जैसे वाले एग्जांपल में 3 मोल डिसोसिएट हो गया था ना, है कि नहीं, तो ऊपर वैल्यू 3 आएगी, डिवाइडेड बाय इनिशियल 5 था तो 5 लिख दिया। तो फिलहाल अल्फा का वैल्यू आया 0.6, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिलेगा 60%, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज कितना है, 60% है। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना, मतलब उसका सेम ही रहता है। तो मेरे कहने का मतलब इतना था कि अगर आपको कंसंट्रेशन का वैल्यू बहुत ही कम दिया जाए तो उस केस में अल्फा का वैल्यू बहुत ही कम होगा, और उसे 1 से माइनस करके कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो आप सिंपली क्या कर देना, इस वाले पार्ट को लिख देना 1, और आपको के कितना मिल जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर, और वहाँ से हम निकाल सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, और बाकी हम करने वाले हैं इसका एग्जाम्पल, जहाँ से आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और अगर पीडीएफ में आ जाएं, जो कि नहीं आ रहा है, और अगर कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे हम लोग। अब देखो यहाँ पर ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ अप्रोच बताई गई है, आप चाहे तो इसको रीड कर सकते हो। बस इसमें एक बात ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें आप लिखोगे, यानी कि कंसंट्रेशन वगैरह सी माइनस सी अल्फा, उसको टैब्यूलर फॉर्म में लिखना, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया करके अभी, ठीक वैसे ही आपको करना है।
बाकी आप इसका एग्जाम्पल भी देख लो, आपको वहाँ से भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम नंबर देखना है 6.18, जिसमें कि हमसे सिंपली बोला गया है कि HF है। HF क्या होता है वैसे? वीक एसिड है। तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इतना भी वीक नहीं है मतलब इसका, ठीक है। तो हमें करना क्या है, देखो हमें निकालना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF, ठीक है। और उसका इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया है 0.02 m, ठीक है। और साथ ही हमको क्या निकालना है, ऑल्सो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन, क्या लिखा है देखो ज़रा, ऑल्सो कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज़, यानी कि HF की जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो दूसरी स्पीशीज़ भी बनेंगी, तो उनका भी कंसेंट्रेशन निकालना है, बेसिकली इक्विलिब्रियम पे निकालना है। और एट दी एंड pH फाइंड करना है। हमारे याद रखने वाली चीज़ ये है कि मुझे आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर HF यानी कि Ka का वैल्यू दिया हुआ 3.2 10⁻⁻⁴, और कंसेंट्रेशन इनिशियल कितना दिया हुआ 0.02। करें इसका तो बस ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम नंबर कौन सा है ये? प्रॉब्लम 6.18। देखो अब करना क्या है, हमको रिएक्शन में सिंपली बोला है HF प्लस H2O, ये तो रिएक्शन करेंगे ही ना, बिना पानी में डाले कैसे मालूम पड़ जाएगा कि ये जो फलाना ठिकाना एसिड है वीक है स्ट्रॉन्ग है। और HF का H2O से रिएक्शन करो तो क्या आएगा बोलो ज़रा? H3O प्लस, वैसे इसको बाद में भी लिख सकते हो, और F माइनस, ठीक है। तो HF अगर एसिड है तो F नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है, और अगर H2O बेस है तो H3O पॉजिटिव इसका कॉन्जुगेट एसिड है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एसिड है, बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हैं तो आगे जो करने वाले हैं उस पर भी ध्यान दे लो। देखो इस रिएक्शन को आप देखो ध्यान से, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.02। H2O का लेते ही नहीं है, इनिशियली ये बने ही नहीं है, तो 0 0। क्लियर है बात? अब एक बताओ, अगर इसका कंसंट्रेशन C होता तो इसमें से कितना मोल डिसोसिएट होता? C अल्फ़ा। तो अगर 0.02 हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है तो कितना पार्ट टूट जाएगा, कितना पार्ट डिसोसिएट हो जाएगा? 0.02 अल्फ़ा। और क्योंकि हर हर जगह स्टोइचियोमेट्री में 1 1 1 ही यूज़ हो रहा है, तो कहने का मतलब इतना सा है कि यहाँ पर उतना ही पार्ट बन भी जाएगा। 0.02 था ना? हाँ ठीक है, क्लियर है। इतनी बात, जितना यहाँ टूटा उतना यहाँ बना। तो अभी H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन 0.02 अल्फ़ा, और F नेगेटिव का भी 0.02 अल्फ़ा। क्लियर है इतनी बात? अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो अब जाके आप करो टोटल। बाय द वे इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, जो कि हमको उस जो स्टेप दिए गए ना, हमने स्टेप 1 2 3 4 5 से उसमें बताई गई थी। तो आपको ऐसे ही करके करना है। तो मैं यहाँ EQ लिख रहा हूँ, पर आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो कितना है बोलो ज़रा? 0.02 माइनस 0.02 अल्फ़ा। कितना है? 0.02 माइनस 0.02 अल्फ़ा। ये पूरा है एक साथ लाइन में, जगह नहीं तो नीचे लिख दिया। और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है कंसंट्रेशन? 0.02 अल्फ़ा, और इसका भी 0.02 अल्फ़ा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक। ये मेरा कंसंट्रेशन किसका? HA का है इक्विलिब्रियम पे, ये H3O पॉजिटिव का है इक्विलिब्रियम पे, और ये F नेगेटिव का कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। हमको ये निकालने को बोला था, हमने निकाल दिया, बट इसकी प्रॉपर वैल्यू के लिए मुझे अल्फ़ा चाहिए होगा। अल्फ़ा अगर निकल गया तो मतलब ये चीज़ भी निकल जाएगी। और क्वेश्चन में सबसे पहले उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने को ही बोला है, तो इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या लिख लेते हैं बोलो ज़रा? Ka लिख लेते हैं। Ka क्या होता है? F माइनस का कंसंट्रेशन और H3O प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय क्या? HF। तो अब देखो Ka कितना आ गया? F माइनस कितना है?
एफ माइनस कितना है 0.02 अल्फ़ा, H3O प्लस कितना है 0.02 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई HF कितना है मेरे पास 0.02 माइनस 0.02 अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो K कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, अगर मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है तो 3.2 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया। अब देखो इसको रिपीट नहीं करने वाला, यहीं पे कर लेंगे 0.02 अल्फ़ा 0.02 अल्फ़ा 0.02 का स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ये चीज़ हम फॉर्मूले में कर चुके हैं, और 0.02 और 0.02 अल्फ़ा में 0.02 कॉमन है, अंदर के बचा 1 माइनस अल्फ़ा। अगर आप दिमाग लगा पाए होंगे तो 0.02 का स्क्वायर है और यहाँ 0.02 तक कट के कितना आएगा, सिर्फ 0.02 बच जाएगा। और हमने फॉर्मूले में भी इतना ही निकाला था, C अल्फ़ा स्क्वायर अपन 1 माइनस अल्फ़ा। चाहे तो हम डायरेक्टली वहाँ जा सकते थे, पर कोई नहीं, प्रोसेस भी ज़रूरी है समझना। कितना आ गया 0.02 अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा। कायदे से हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसके हिसाब से हमें डायरेक्टली ही यहाँ पे आना था। ठीक है, के का वैल्यू डाल के, ये शायद विजिबल नहीं होगा, के 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, हमको निकालना है, हमारा टारगेट है अल्फ़ा निकालना, और ये अल्फ़ा स्क्वायर है। हाँ, हमारा टारगेट है अल्फ़ा निकालना। तो एक काम करो 0.02 का यहाँ डिवाइड दे, तो पहले दूसरा सॉल्व कर लेते हैं। 0.02 अल्फ़ा था 1 माइनस अल्फ़ा था इक्वल टू 3.2 10⁻⁻⁴ था। 0.02 को भेज दो यहाँ नीचे, तो कितना आ गया, सॉरी बार बार भूल जा रहा हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कितना आ गया देखो 32 इंटू 10⁻⁻⁵। आई होप समझ में आया होगा आपको। और 0.02 को हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3। तो सॉल्व कर लो, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ गया 16 इंटू 10⁻, कितना देखो -5 है, नीचे -2 है, ऊपर जाके -5 + 2 विच इज़ -3 हो जाएगा। अगर एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो 1.6 हो जाएगा और 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा कितना आ गया बोलो ज़रा 1.6 इंटू 10⁻⁻2, और सब वहाँ भेज दो तो कितना आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻2 और माइनस अल्फ़ा यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अल्फ़ा। ये बन रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको वहीं लेके जाओ तो कितना आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अल्फ़ा, और बोलो ज़रा -1.6 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन गई मेरी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये ax स्क्वायर है, ये bx है, और ये c है। ठीक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉरी पूरे में आता है अपॉन 2a। ठीक, अब अल्फ़ा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, लिखो ज़रा अल्फ़ा इक्वल टू सेम चीज़ माइनस का b प्लस माइनस, बस यहाँ वैल्यूज़ डालनी है और काम ख़त्म। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन के हिसाब से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻2, और जैसे b का वैल्यू प्लस है ना, हाँ, c की वैल्यू माइनस है 1.6 10⁻⁻2। ये सभी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और सॉल्व करनी है। चाहो तो आप भी इसको करके देख सकते हो, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कितना आएगा बोलो ज़रा अल्फ़ा माइनस का b यानी कि माइनस फिर 1.6 10⁻⁻2 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट में b² माइनस 4ac है, b स्क्वायर मतलब 1.6 का भी स्क्वायर 10⁻⁻2 का भी स्क्वायर, यानी कि 2.56 10⁻⁻4 क्या हो गया ये होगा b²
और माइनस का 4ac करना है, यानी कि माइनस का 4 इंटू a1 है और c कितना है अगेन माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 4, ये पूरा ठीक। डिवाइड करना है मुझे इसको किससे, डिवाइड बाय कितना 2 इंटू 1 विच इज़ 2। तो ये तो पहले से सॉल्व है, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में और प्लस करके चलते हैं। ये बात तो पता होगी ना आपको, अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। और 4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कितना हो जाएगा बोलो ज़रा। एक मैंने गलती कर दी शायद, ये -4 नहीं है, हाँ ये -2 ही है। अब ठीक है, 4 इंटू देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो गया, और 4 इंटू 1.6 कितना होगा 6.4। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया 2.56 10 की पावर -4 प्लस 6.4 10 की पावर माइनस का 2, यही आया है। अब देखो इनको ना हम डायरेक्टली ऐसे में जोड़ नहीं सकता, क्यों, ये 10 की पावर -4 है, ये 10 की पावर -2 है, सेम स्पीशीज़ ये है ही नहीं, तो इसको लाना पड़ेगा। 10 की पावर -2 से -4 बनाना है तो राइट की ओर 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, तो ये 640 बन जाएगा। 2.56 10 की पावर -4 प्लस कितना आगे बोलो ज़रा 640 10 की पावर -4, मालूम है ना कैसे आया। 6.4 को 6.40 लिख सकते हैं और 2 पॉइंट खिसका दिए तो कितना आ गया 640। अब ये बराबरी वाली बात है, 640 में इसको जोड़ दो, आई थिंक 642.56 आएगा 10 की पावर माइनस का 4। कहने का मतलब ये है कि इस पूरे जो रूट का अंदर का मामला है इसको सॉल्व करके कितना आया है 642.56 10 की पावर -4। तो हम डायरेक्टली अब कर सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1.6 और 10 की पावर माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 642.56 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 और डिवाइड बाय क्या चल रहा है अभी भी 2 चल रहा है। अब देखो अब एक परेशानी और हो गई, 642.56 10 की पावर -4 है, कैसे करेंगे देखो 10 की पावर -4 तो बाहर आके 10 की पावर -2 हो जाएगा, इसका दिक्कत है। 642.56 कैसे करेंगे, देखो ये बातों को पता हो गया ना कि रूट का मतलब क्या होता है कि पावर में हाफ लगा हुआ है। तो बेसिकली बात ये है कि 642.56 है और 10 की पावर -2 है, -4 है, और इसकी होल पावर हाफ है, रूट का मतलब ये था। तो अगर इसको मैं इंडिविजुअली लूँगा तो 642.56 की पावर हाफ इंटू 10 की पावर -4 की पावर हाफ, सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -2 ही तो आएगा। इसको इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई -4 इंटू 1/2 कितना आएगा 10 की पावर -2 तो आएगा। इसको देखना है 642.56 का स्क्वायर रूट, देखो 24 का स्क्वायर होता है 576, सॉरी इतना पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 26 का स्क्वायर होता है 676, मतलब ये 642.56 का स्क्वायर रूट इन दो नंबर के बीच में कहीं होगा, ये बात मानते हो। अच्छा तो 25 क्या लिख सकते हैं बोलो ज़रा, 25 हमारे पास दो ऑप्शन है, पीछे 6 है ना, तो या तो 25.4 में जा सकता हूँ या 25.6 में जा सकते हैं। अगर 25.6 में जा सकते हैं ना तो इसका स्क्वायर करके देख लो एक बार कितना आएगा। 25.6 25.6 25 25 625, 25 इंटू 6 प्लस 25 इंटू 6 मतलब 2 इंटू 25 50 और ये 30 आएगा 0.6 ये देखो कितना आ रहा है, ये 30 3 5 ये 655.36 आ रहा है विच इज़ बहुत ज़्यादा।
सही है ना, 25 इंटू 6.6, 25 इंटू 6 150 होता है, और 15 आता, 2 बार करना पड़ता तो 30 आता नहीं, ठीक है। तो मतलब 25.6 नहीं हो सकता। अगला अगला क्या ट्राई कर सकते हैं, 25.4। ये ज़्यादा है तो मुझे कम जाना पड़ेगा, और 25.4 करके देखते हैं, चलो। जो भी आसपास का निकला काम हो जाएगा। 25 25 625, 25 और 400, और 2 बार करना तो 200, और पॉइंट लगा था यानी कि 20, और ये 0.16 कितना आया ये, 645.16। अब मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी क्लोज है, हम जाने को तो और भी अंदर जा सकते हैं। एक्चुअल में पता क्या होगा, एक्चुअल में ये 25.34 समथिंग आएगा, निकालोगे तो कैलकुलेटर में। पर हमारे पास इतना टाइम कहाँ है जाने का। कुछ लोग जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं आपको ना ये वाली अप्रोच लेके दिखाऊंगा, 25.4 वाली, क्योंकि इससे भी हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, तो अल्फ़ा कितना आ गया बोलो ज़रा, माइनस का 1.6 10 की पावर माइनस का 2 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, अब देखो प्लस या माइनस आपको एक साइन चुनना है। माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके माइनस ही आएगा, और कंसंट्रेशन माइनस पे नहीं हो सकता, तो प्लस लेना पड़ेगा। और 25 पॉइंट कितना आएगा बोलो ज़रा, 25 पॉइंट हमने कितना मान सा, 4 नहीं है, 25.4 मान के चलाऊँ मैं। और कितना आ गया, 10⁻²। बढ़िया, डिवाइड बाई 2 है। 25.4, देखो 10⁻², यहाँ भी है 10⁻², यहाँ भी है। 25.4 माइनस 1.6, यानी कि इन दोनों को प्लस माइनस हम कर सकते हैं, तो कितना है बोलो ज़रा, 25.4 माइनस ये 1.6, 14 में 6 के 8, 25 के बना 4, 4 में के 3, यानी कि करीबन 23.8 आएगा ये, 10⁻², डिवाइड बाई 2। तो अल्फ़ा कितना आ गया बोलो ज़रा, 2 1 से 2, 2 1 से 2, 11.9 -12, और 10⁻² है, इसको पूरा ही ख़त्म करना चाहें तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि 0.119। पीछे 0.119 का मतलब, अगर मैं सिर्फ 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये 9 है, तो इसको 10 ही मान सकते हैं, यानी कि यहाँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा अल्फ़ा। और बुक में भी करीबन इतना ही आंसर आ रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 0.12। तो आपकी मर्ज़ी, आप 25.34 लेके करो या इससे करो, यहाँ आप अप्रॉक्स लिखोगे और आंसर तब भी ठीक होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत जाएगा हमको। तो अगर आपको अल्फ़ा मिल गया 0.12, तो इसका मतलब आपको कंसंट्रेशन ऑफ HF भी मिल गया एट इक्विलिब्रियम, जो कि कितना था 0.02, 1 माइनस अल्फ़ा। कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव भी मिल गया आपको, जो कि कितना था 0.02 अल्फ़ा। एंड अगेन कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस भी मिल गया आपको, जो कि कितना था 0.02 अल्फ़ा। अब बस वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 0.02 इंटू 1 माइनस 0.12 कितना आएगा, ये 0.88 आएगा। और आई थिंक आप अब ये तो खुद से सॉल्व कर ही लोगे। यार राइटिंग इतनी ख़राब क्यों बन रही एकदम से। 0.02 इंटू 1 माइनस था ना, देखो 1 माइनस 0.12 था, तो कितना आ गया 0.02 इंटू 0.88 कर लोगे ये। 1 2 3 4 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, यानी कि 176, 0.0176 करीबन आएगा ये M। अब और इसको भी निकाल लोगे, 0.02 इंटू 0.12 कितना आएगा ये, 12 दूनी 24 आएगा, यानी कि 0.0024, 0.0024 समथिंग आएगा ये। और ये भी इतना ही आएगा, ठीक किया ना मैंने, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, बेसिक मल्टीप्लाई था। और निकालना है पीएच। पीएच कैसे निकलता है, माइनस का लॉग ऑफ क्या, H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन या H3O पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन, और H3O पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन कितना आया है बोलो ज़रा,
ये था 0.02 इंटू अल्फ़ा, कितना है ये 0.0024 ना। 0.0024, तो कितना आएगा ये माइनस का लॉग 0.0024, और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा माइनस का लॉग 0.0024 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.40 इंटू कितना, एक तो इंटू 10 के कितना -3, 10⁻³ तो नहीं सर, लग रहा है मुझे बहुत धीरे हल्का हल्का लिख रहा है, कोई नहीं। तो pH इक्वल टू कितना आ गया माइनस का लॉग 2.40 इंटू 10⁻³ तो कितना आ गया ये माइनस का लॉग 2.40 और लॉग 10⁻³ कितना आएगा log 10⁻³ -3 log 10 विच इज़ माइनस का 3, तो 3 माइनस लॉग 2.40 ये आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, 24 का वैल्यू ढूंढना 0 पे, आपको लॉग मिल जाएगा। ठीक है, ये काम आप खुद से करोगे क्योंकि अब कहानी आसान है। लॉग टेबल में जाना, 24 का वैल्यू 0 पे ढूंढना, आपको आपका वैल्यू यानी pH मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी एंड क्वेश्चन भी अच्छे से आ गया होगा।